हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपीटेट वर्ग 2 मेंस एग्जाम्स के लिए ये साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम यहाँ पर देखने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, इससे पहला जो लेक्चर लिया हमने, लेक्चर नंबर 33 रहेगा, उसमें हमने पारिस्थितिकी और उसकी विभिन्न शाखाएँ देखी थी कि पारिस्थितिकी क्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें कि अभी तक हमारी बायोलॉजी की जो साइंस की हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, तो ये क्लास नंबर 34 है। इससे पहले हमारी क्लास 33 तक हो चुकी हैं, जिसमें हमने आपको आपका जो सजीव जगत सिलेबस में दिया गया होता है, जैसे कोशिका क्या होती है, तो कहने में तो आसान होता है कि कोशिका, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही लेंथी होते हैं, बहुत बड़े टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको करा दिया है। कोशिका वाला चैप्टर जो है आपका क्लियर हो चुका था, इसके कुछ आपको क्वेश्चन भी कराए हुए थे। इसके बाद हमारा जो जीवों का वर्गीकरण होता है, अब यहाँ पर आपका जो द्वि जगत पद्धति है, वहाँ से लेकर के 5 जगत पद्धति तक का आपको पूरा बिल्कुल सटीक विश्लेषण आपको दिया हुआ है। तो आप सारी क्लासें देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें रहेंगी आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, क्योंकि आपको अभी से तैयारी करनी है और बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तब जा कर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी हम देखते हैं हमारा आज का जो सेशन है, पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है। और ये आपके ईवीएस के चैप्टर होते हैं जो आपको साइंस में भी पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहते। आपको सबसे पहले हमने 5 जगत वर्गीकरण में मोनिरा, प्रोटिस्टा, कवक और जंतु जगत कराने के बाद पादप जगत कराया था। ठीक है, तो पादप जगत बहुत बड़ा हो जाता है। पादप जगत में आपको उसका अलग से वर्गीकरण पढ़ना होता है, ब्रायोफाइटा, इसके बाद आपको थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा करके। तो वहाँ पर आपको आवृत बीजी तो केवल इतना नहीं पढ़ना कि जड़ तना पत्ती क्या होते, कितने प्रकार के होते। आपको हर एक चीज़, अभी आपके पास टाइम है तो हर आप टॉपिक को यहाँ पर टच करेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर दे पाएँ। इसके बाद पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, पादपों में होने वाले रोग, जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको सारे चैप्टर करवा दिए हैं। इसके पहले हमने देखा था पारिस्थितिकी क्या होती है, अर्थात इकोलॉजी क्या कहलाती है। आज हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र, और ये चैप्टर यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, आपने खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आइए देखते हैं इकोसिस्टम क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है। सबसे पहले तो ये बता दें आपको, तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। तो जो जीव है, क्या है, जीव है। अब यहाँ पर जीव की बात की गई है। ठीक है, जो सजीव है, इसका अपने पर्यावरण के साथ में, किसके साथ में, पर्यावरण के साथ में, और अपनी जो अन्य प्रजातियां, जातियां होती हैं उसके साथ में जो संबंध होता है, जो क्रिया विधियाँ होती हैं, वो यहाँ पर क्या कहलाती है, आपकी पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या केवल इतनी ही परिभाषा में पारिस्थितिक तंत्र कंप्लीट हो जाएगा, तो नहीं। आपको बता दें कि एक छोटे से जीव से लेकर के एक बहुत बड़े जीव कहें या निर्जीव कहें, यहाँ दोनों बातें लागू होंगी। ठीक है, अभी आगे चल के आपका हर एक पॉइंट क्लियर होने वाला है। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अब पारिस्थितिकी क्या है ये हम बता चुके हैं आपको पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो उसी की जो संरचनात्मक, मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो पारिस्थितिकी की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब जो पारिस्थितिकी है, उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का मतलब होगा कि जिससे हमारा जो है पूरी संसार की रचना हुई है और जिस पर ये कार्य हो रहे हैं, वो आपका पारिस्थितिक तंत्र है। जहाँ जीवित जीव एक दूसरे और आसपास के वातावरण के साथ बातचीत करते हैं, मतलब यहाँ जीवित जीव की बात की गई। ठीक है, दूसरे शब्दों में एक पारिस्थितिक तंत्र जीवों और उनके पर्यावरण के बीच बातचीत की एक श्रृंखला होती है। तो जीव तो यहाँ पर आपके सजीव हो गए। ठीक है, जिनके अंदर जीवन है। जबकि पर्यावरण की कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी अदर चीज हो, उसके साथ जो एक श्रृंखला चलती है, वो क्या कहलाती है, आपकी पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। अब एक क्वेश्चन हर जगह फैक्ट के रूप में निकल के आता है, जैसे पारिस्थितिकी पढ़ा कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, प्रयोग कब किया गया। ठीक है, इसी तरीके से जो पारिस्थितिक तंत्र है, यह शब्द पहली बार 1935 में अंग्रेजी वनस्पति शास्त्री रहे A.G. टेंसले। ठीक है, A.G.
टेंसले है, एजी टेंसले, इनके द्वारा दिया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र के घटक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैविक घटक कौन कौन से हैं, अजैविक घटक कौन कौन से हैं। तो देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब जो जीवित है, यहाँ पर बिल्कुल आसानी से समझेंगे आप, जीवित। और अजैविक मतलब जो निर्जीव है, जैसे मृदा हो गया, वायु हो गया, आर्द्रता हो गया, प्रकाश हो गया, ताप हो गया, ये सब अजैविक होंगे, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में जैविक और अजैविक पर्यावरण के घटकों को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीव ही पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख घटक हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो आप देखेंगे, पहला जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स, और अजैविक घटक या अजैवीय घटक एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये आपको याद रखने हैं। अब जैविक घटक कौन कौन से हैं तो देखेंगे। जैविक का मतलब जितने भी सजीव होंगे, ठीक है। तो सभी जीवों को अपनी वृद्धि और पुनः वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ हम अपने आप से ही रिलेट करके यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम स्वयं हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, यदि जीवित रहना है और आगे वृद्धि करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए, मतलब भोजन चाहिए। भोजन से ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ऐसा हर प्राणी के साथ होता है कि उसे, जो भी जीवित है, ठीक है, कि उसे अपनी वृद्धि और पुनः वृद्धि के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। और यह ऊर्जा उसको अपने भोजन से प्राप्त होती है। उनकी भोजन आदतों के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अब जो प्राणी होते हैं तो उनको 3 कैटेगरी में यहाँ बांट दिया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। मतलब जो उत्पादक होंगे, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, फिर इनका उपयोग जो मनुष्य हैं वो भी कर सकते हैं। जीव जंतु जो दूसरे जानवर हैं वो करते हैं। मतलब एक के ऊपर एक डिपेंड रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपके जैविक घटक हैं उसमें जीवों को अपनी वृद्धि के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिली, भोजन से मिली। तो इन्हीं भोजन की आदतों के आधार पर इनको 3 भागों में बांट देते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब यहाँ पर आप देखेंगे उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं और अपघटक क्या कहलाते हैं। तो उत्पादक देखेंगे, पेड़ पौधे पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। यह पौधे क्लोरोप्लास्ट, पौधों के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। बहुत अच्छे से आपको बताया है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। यह पौधे जो हैं क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से ऊर्जा को ग्रहण कर सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 द्वारा अधिक ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन बनाते हैं, और सूर्य ऊर्जा के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में से बदलते हैं। तो अभी हमारा ये टॉपिक रह गया है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, श्वसन क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है। ये आपकी पादप में ही आ जाएगा सारा टॉपिक, ठीक है। तो ये भी हम कवर कर लेंगे। अब देखिए, सभी प्रकार की घास, वृक्ष, शैवाल जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया इस वर्ग में शामिल हैं। तो पूछ सकते हैं कि बताइए कौन सा आपका जो है उत्पादक है या उत्पादक नहीं है। तो आपके सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे, इसके बाद घास, वृक्ष, शैवाल और कुछ बैक्टीरियाज भी इसमें आते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से बनाते हैं। वास्तव में यह सभी अपनी वृद्धि के लिए स्वयं भोजन की उत्पत्ति करते हैं, इसी से उन्हें उत्पादक कहा गया है। इनको स्वपोषी, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। तो उत्पादक आप समझ गए होंगे। अब उपभोक्ता, नाम से ही स्पष्ट है, उपभोक्ता मतलब दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन को ये ग्रहण करते होंगे। तो देखिए, ये जीव जंतु भोजन के लिए उत्पादों पर निर्भर हैं। मतलब जो उत्पाद हैं वो तो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, लेकिन जो उपभोक्ता हैं, जो उत्पादक भोजन बना रहे हैं, ये इन पर डिपेंड होते हैं। इसके अंतर्गत सभी जीव जंतु आ जाते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं वो इसी के अंतर्गत, जैसे बकरी हो गई, ठीक है, क्या हो गई, बकरी। तो बकरी अपना भोजन तो स्वयं बनाती नहीं है, तो ये पेड़ पौधे जो अपना भोजन बना रहे हैं तो पेड़ों की पत्तियां खा करके अपना गुजारा करती है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यह पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व हमारे भोजन के अवयव हैं। हमने मानव पोषण बहुत पहले पढ़ा हुआ था, वहाँ बताया था कि मानव के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो ये इनसे आप परिचित होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है।
तो ये हमारे पोषक तत्व हैं जो अनाज से हमें, कहीं फलों से, साग सब्जी, विभिन्न पौधों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, जैसे हरी सब्जियों से विटामिन मिलते हैं कई प्रकार के, फलों से जैसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो गया। तो ये सभी उत्पादक घटक पर निर्भर करते हैं। यह वास्तव में परपोषी होते। परपोषी का मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि ये उत्पादकों के द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर हैं। फिर इनको 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उपभोक्ता 3 भागों में बटे होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर जो प्राइमरी कंज्यूमर, इंग्लिश नाम याद रखिए, उपभोक्ता को कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें शाकाहारी प्राणी भी कहते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये शाकाहारी होते। शाकाहारी का मतलब क्या है कि जो केवल आपके उत्पाद, पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए उत्पाद को ही खाते हैं। ठीक है, तो यह वनस्पतियों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि कौन कौन से आपके जीव आते हैं। तो इसमें गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, गिलहरी, बंदर मुख्य रूप से शामिल हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, केवल आपको इतने ही याद रखने हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, क्योंकि ये सब के सब आपके जो हैं उत्पादक द्वारा बनाए गए जो भोजन है उस पर निर्भर हैं। ठीक है, यह प्राथमिक चरण के उपभोक्ता कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर हैं, क्योंकि यह सीधे उत्पादों पर निर्भर हैं। लेकिन जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं इनमें मांसाहारी प्राणी आ जाते हैं। कौन कौन, तो ये देखेंगे हम। यह अपनी ऊर्जा शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इनको मांसाहारी क्यों कहा गया, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके जो शाकाहारी प्राणी हैं, गाय है, बकरी है, हिरण, ये तो उत्पाद यानी पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं वो इनको भी खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके सांप, लोमड़ी, बिल्ली, भेड़िया, शेर, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब ये प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण कर रहे हैं, इस कारण ये मांसाहारी हैं। और तृतीयक उपभोक्ता जो होंगे इसके अंतर्गत वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों श्रेणी के जो प्राणी हैं उनको अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको तृतीयक उपभोक्ता में शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों होते, जिसे सर्वाहारी हम कह देते। जैसे मानव, तो मानव जो है सीधे डायरेक्ट पेड़ पौधों से प्राप्त जो पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण, जैसे पेड़ों से प्राप्त फल खा लेता है मानव। ठीक है, और मानव जो है वो मीट भी खा जाता है, मतलब ये सर्वाहारी हुआ। इसी तरीके से भालू इत्यादि। मानव एक ऐसा प्राणी है जो सीधे उत्पादों पर निर्भर करता है तथा इसमें कुछ वर्ग द्वितीयक और प्राथमिक उपभोक्ता को भी अपना भोजन बना लेते हैं। इसीलिए इसे शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी माना गया है। तृतीयक उपभोक्ता इसको कह देते हैं। ठीक है, तो आपको आसानी से याद हो गया होगा कि उत्पादक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब देखिए द्वितीयक और प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इसे शाकाहारी और मांसाहारी। ये आपको अभी बताया कि तृतीयक आपके जो उपभोक्ता वो क्या कहलाते। फिर आपके अपघटक, अपघटक नाम से ये स्पष्ट है, डिकम्पोज क्या कहलाते हैं, मतलब सड़े गले जो पृथ्वी पर पड़े हुए पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, उसको ये साफ कर देती हैं। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादक जीवों को मरने पर मृत शरीर अनेक प्रकार के बड़े जीवाणु, कवक इत्यादि द्वारा अपघटित किए जाते हैं, जिससे मृत कार्बनिक पदार्थ पुनः सरल अकार्बनिक, मतलब एक प्रकार का चक्र चलता रहता है। ठीक है, ताकि पृथ्वी पर कोई भी असुविधा उत्पन्न ना हो। इसमें आपके केंचुआ आ गया, कवक, बैक्टीरिया आदि, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। जो वनस्पति और जीव जगत के अपशिष्ट और मृत शरीर पर जीवित रहते हैं उसे जैविक अपशिष्ट को पुनः अजैविक पदार्थ जैसी मृदा में बदल देती हैं। ठीक है, इस प्रकार जैविक पदार्थ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि वह कौन सा आपका एक तत्व है जो पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखता है, तो वो आपके क्या होते हैं, आपके अपघटक कहलाते हैं। वास्तव में अपघटक जैविक पदार्थों को अजैविक खनिजीय तत्वों में बदल देते हैं जो मृदा का पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मृदा को। ठीक है, न्यूट्रिशन देते हैं। ये याद रखेंगे, ये होते हैं आपके जैविक घटक। अब देखते हैं अजैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत निर्जीव तत्व सम्मिलित हैं। इनको भी 3 भागों में बांटा गया है: अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक और एक हो जाते हैं भौतिक घटक। तो अकार्बनिक घटक के अंतर्गत जल, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, सल्फर आदि आ जाते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा एक कार्बनिक पदार्थ है, कौन सा अकार्बनिक, तो याद रखिएगा। और ये तीनों के तीन आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जीवांश, ह्यूमस जिसे कहते हैं, ये सम्मिलित होते हैं।
पौधों तथा मृतक जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब देखेंगे भौतिक घटक। इसके अंतर्गत वायु, जल आदि शामिल हैं। इसमें सूर्य ऊर्जा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के कार्य क्या होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र का फर्स्ट कार्य देखेंगे कि यह किसी स्थान विशेष के समस्त जीवधारी। अब ये कोई निश्चित नहीं होता कि कहाँ का स्थान है, कैसा स्थान है, ठीक है। तो कोई भी स्थान हो सकता है। तो किसी भी स्थान विशेष के जितने भी उस स्थान पर जीवधारी हैं और उसका जो पर्यावरण है उसके सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब एक कम्युनिटी बनाता है, ठीक। नेक्स्ट है प्रत्येक तंत्र धरातल पर अपना एक निश्चित क्षेत्र रखता है। इसका मतलब होता है कि एक छोटे से जीवधारी का उसके वातावरण के साथ भी अपना एक पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, और एक बहुत बड़ा जैसे समुद्र है तो वो अपना एक पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, मतलब एक निश्चित क्षेत्र रखता है। प्रत्येक तंत्र के 3 संघटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ऊर्जा, जैविक और अजैविक घटक, ठीक है। पहले पारिस्थितिक तंत्र को निश्चित समय के संदर्भ में देखा जाता है। नेक्स्ट है तीनों संगठकों के मध्य अंतःक्रियाएं होती हैं, मतलब जो अभी आपको 3 संगठक बताए उनके मध्य क्या होती हैं, अंतःक्रियाएं। जैविक का अजैविक के साथ अंतःक्रिया हो सकती है, अजैविक की जैविक के साथ हो सकती है, और इनको ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़ती ही है, तो अंतःक्रियाएं होती हैं। साथ ही साथ विभिन्न जीवों के मध्य भी पारस्परिक क्रियाएं हो जाती हैं। परितंत्र को गतिशील रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा होती है, ये आप याद रखेंगे। यद्यपि यह तंत्र अन्य विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करती है वो सौर ऊर्जा है। ये पिछली बार आपका पात्रता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। यह तंत्र प्रमुखतया प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होता है। इसके संगठक परस्पर संगठित होते हैं। यह तंत्र एक कार्यशील इकाई है, याद रखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील इकाई होते हैं, मतलब इसमें बदलाव हो सकता है और होता रहता है दिन प्रतिदिन, जिसके अंतर्गत जैविक संगठक, पौधे, सूक्ष्म जीव और मानव सहित सभी जंतु आ जाते हैं, तथा भौतिक या अजैविक संगठक में ऊर्जा प्रवाह, जलीय चक्र, खनिज चक्र, अवसाद चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र अपने आप में स्थिर है, याद रखेंगे, बशर्ते उसको नियंत्रित करने वाले कारकों में से कोई एक कारक में कमी या अधिकता ना हो। तब तक स्थिर होता है जब तक पारिस्थितिक तंत्र में जो 2 कारक हमने पढ़े हैं उनमें ना तो कमी होनी चाहिए ना अधिकता, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो फिर ये गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो अपने आप में तो ये स्थिर होता है। इस तंत्र में अपनी निजी उत्पादकता होती, मतलब उत्पादकता जो है वो निजी होती है। वास्तव में पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की मात्रा की सुलभता पर निर्भर की, किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। उत्पादकता का तात्पर्य किसी क्षेत्र में प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि दर। फिर है जैविक संगठकों या अजैविक संगठकों के भीतर किसी भी एक संगठक की कमी या अधिकता पूरे तंत्र को प्रभावित करती है। पारिस्थितिक तंत्र क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से भिन्नता वाला होता है, मतलब एक छोटा पारिस्थितिक तंत्र भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा, तो इसमें भिन्नता होती है। इसके संगठक सूक्ष्म आकार से लेकर बृहद आकार के, जैसे एक लघु कीड़ा भी उसका घटक है। एक छोटी सी जैसे चींटी है तो वो भी आपके पारिस्थितिक तंत्र का ही घटक है, और वहीं एक विशाल हाथी भी आपके पारिस्थितिक तंत्र का घटक है। ऐसा नहीं है कि जो छोटे जीव जंतु हैं उनको पारिस्थितिक तंत्र में काउंट नहीं किया जाएगा, ये गलत होगा। इस तंत्र के विभिन्न संगठकों को अनेक स्तरों पर कई वर्गों में रखा जाता है। यह एक एकल संकल्पना है, क्योंकि भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण एक ही ढांचे में साथ साथ होते हैं। इनमें आपसी अंतःक्रिया के प्रारूप का अध्ययन आसान हो जाता है। इनके एक ही प्रकार के पर्यावरण में परस्पर ऐसे संबंध होते हैं जिनको आसानी से देखा नहीं जा सकता। यह संबंध सुसंगठित व्यवस्था के रूप में होते हैं। यह जीवों और उनके पर्यावरण के बीच पदार्थों के निरंतर आदान प्रदान से संबंधित रहता है। तो ये कुछ प्रमुख कार्य जो पारिस्थितिक तंत्र के हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र का जो महत्व है वो देख लेते हैं। किसी भी आवास में पारिस्थितिक तंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक जैविक कारक अपनी सभी जरूरतों के लिए पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर है। जैसे एक अजैविक का मतलब सजीव, मतलब एक मनुष्य है, तो वो किसी ना किसी रूप में अजैविक तत्वों पर भी निर्भर होता है। जैसे पानी अजैविक है, भोजन, तो इसके लिए जो मनुष्य है इसकी ज़रूरत है, मतलब ये अजैविक कारकों पर निर्भर है। सूर्य की रोशनी आदि। इसीलिए फसल चक्र, वनीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वन्य जीवन,
पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक स्थिर और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र सभी घटकों और कारकों को अधिकतम विकास प्रदान करता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र की प्राकृतिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं जो जीवों के बीच परस्पर क्रिया से अंतर संबंधित हैं, पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाएं कहलाती हैं। प्रक्रियाएं जो हैं ये अटूट होती हैं, इनकी एक श्रृंखला चलती है और पारिस्थितिक तंत्र के सभी घटकों को ये जोड़ती हैं और विनिमय को बढ़ावा देती हैं। कुछ सामान्य पारिस्थितिकीय क्रियाएं ऊर्जा प्रवाह और जैव रासायनिक और पोषक चक्र होते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है। जैसे जो हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, उत्पादक हैं। इन पर डिपेंड कौन है, आपके उपभोक्ता हैं। तो एक जीव से दूसरे जीव में इसी प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है, यही ऊर्जा प्रवाह है। खाद्य श्रृंखलाएं एवं जाल जहां ऊर्जा ऊपरी पोषक स्तर से नीचे स्तर की ओर बढ़ती है, मतलब ऊपर से निचले स्तर पर, ये ऊर्जा प्रवाह का उदाहरण है। फिर जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, पोषक चक्र। तो एक चक्र किसी भी परिवेश जीवित या निर्जीव से ऊर्जा, पोषक तत्वों और रसायनों को जीवित जीवों में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र कुछ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या कहलाता है, कार्बन चक्र, जल चक्र, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछें और यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।